नमस्ते। आज है 8 अक्टूबर और आज के ही दिन मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था। एक ऐसा कहानीकार, एक ऐसा उपन्यासकार जो कहानियाँ स्याही से नहीं बल्कि अपने रक्त द्वारा लिखा करता था। मुंशी प्रेमचंद जी के आज पुण्यतिथि पर मैं आज उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी बलिदान आपको सुनाने आया हूँ, या यूँ कह लीजिए कि आपके हृदय को हिलाने आया हूँ। तो चलिए हम सभी लोग श्री प्रेमचंद जी को नमन करते हुए, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब लोग खेत को खेत नहीं बल्कि अपनी माँ समझते थे। यह कहानी उस समय की है जब सब लोग गाय और बैलों को गाय बैल नहीं बल्कि अपने पुत्रों के समान समझते थे। इस कहानी का मुख्य पात्र है गिरधारी। इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि किस तरह जब हमारा समय ठीक रहता है, हमारी परिस्थिति ठीक रहती है, तो लोग हमसे लगाव रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। और जैसे ही हमारा समय खराब हो जाता है, हमारी परिस्थितियाँ खराब हो जाती है, तो लोग हमसे मुख मोड़ लेते हैं और हमारी व्यवस्था का, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने लगते हैं। इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि किस तरह एक लाचार किसान अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, अपने प्राणों का बलिदान दे देता है केवल अपने खेत के लिए। इस कहानी को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कहानी को पूरा देखिए, नहीं तो यहीं बंद कर दीजिए। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दिन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी, उसका कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। ये जो ज़मीन है ये उसका नहीं है, ये जमींदार से लेकर उसका जुतता है। लेकिन पंचायतों में आपसी कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बिलाक कहता है। उसके सामने गांव के अनपढ़े मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता था, कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में ही वह बिना दवा खाए चंगा हो जाता था। चंगा यानी ठीक हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक माह में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। परंतु अब की जो ज्वर था वह मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सिक्के पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापुरना की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आए। मंगल सिंह वही मंगरू जो कांस्टेबल हो गए हैं। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैनी क्यों नहीं खाते? कुनैनी एक दवा है। हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना।
दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े हैं कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंदभाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है और दवा लाकर देना दूसरी बात। रोगी को देख आना एक बात है और उसको दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दिन ने, और न किसी तीसरे ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। कभी मंगल सिंह नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बता लेता, वह भी कतरा कर भाग जाता। या तो उसे यह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन अपने शरीर को त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न दफली बजी, न भंग की नालियाँ बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई नहीं था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक न होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम दस्तावेज देने को तुला हुआ था, लेकिन ओमकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए। जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो आया, तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रो कर कहा, उन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ओमकारनाथ, नहीं, ज़रूर जोतो, तुम्हारे ही खेत हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब ज़मीन की कितनी दर बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के 100 रुपये अलग। तुम्हारे साथ रियायत करूँगा, लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के 100 रुपये तुम्हें देने होंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जता थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, खलिहान यानी खेतों में, तालों में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है, रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बघिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़ कर बोले, तुम समझते होंगे कि ये रुपए हम लेकर घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचुम्बर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डोलियों में उड़ जाते हैं, डालियाँ में उड़ जाते हैं।
जिसे डाली न दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियाँ में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर मैं न करूं तो नक्कू बनूं और उसकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं। लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते हो तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 महीने के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं, नहीं उन्हीं को बेच देता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पर पड़ी हुई है। साल भर हो गया है, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता था। रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक से उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, इसमें मेड़े रखी, इसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उसके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नाम के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसके सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों, यानी कि जीते जागते हों, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थीं। इसके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे ही अब हाथ से निकल जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीता और गिरधारी रुपए का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन वही कल्लू अहीर, कालिका दिन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर जमीन ले लिया, खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा हो। हरखू यानी गिरधारी के पिताजी। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा कि मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है, सुभागी
तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार आते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था, यानी कहीं मजदूरी करना अच्छा नहीं समझता था। वह अब एक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। कई नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार पर आवेगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा? नाद यानी जहाँ पशु चारा खाते हैं, वहाँ कौन लगाएगा बैलों को, सोच रहा है। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा करके हल चलाता था, अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने आप को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कौन लावेगा? अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने चले आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अब कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ रुपए खर्च किए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने काम पर जरा भी पछताता न। मेरे भाग में जो लिखा वह होगा, पर दादा के ऋण से उड़ीर हो गया। उन्होंने अपने जीवन में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के बाद उन्हें पिंडे पानी को तरसाता? इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आषाढ़ यानी कि बारिश से थोड़ा पहले। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। यानी सभी लोग तैयारियों में जुट गए खेतों के काम के लिए। क्या क्या होने लगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे। हल जुए अर्थात हलों को अपने ठीक करने लगे, खेत को जोतने के लिए। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागलों की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी घर से बाहर आता। अपने हलों को निकाल कर देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, उसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपने काम पर लग गया। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। उसको मालूम हो गया कि अब खेत ही नहीं है। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बात सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता रहता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था। मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? यानी बैल को बांधकर क्या करोगे, निकाल क्यों नहीं देते, यानी बेच क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक मिले तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हमें को दे दो।
गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला। गिरधारी अभी कुछ उत्तर दे नहीं पाया मंगल सिंह के प्रश्नों का कि इतने में एक बनिया आ गया। इसका नाम क्या था? तुलसी। वह गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हिला हवाला करते चले आते हो। अब कौन सी खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठूं, तुम्हारी फसल का इंतजार करूं? गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब जैसे इतने दिन माने हो आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल सिंह और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर में रह जाएं, कभी कभी आँख से देख लिया करूँगा। अर्थात मंगल सिंह तुम ले लो, घर के बैल घर में रह जाएंगे, कभी कभी जब मन करेगा तो उसको जी भर आंखों से देख तो लिया करूँगा। अब मंगल सिंह यहाँ पर उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मंगल, मुझे अभी तो इसका कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा हमारे पास है ही। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। नालिश यानी मुकदमा। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपये जोड़ी की 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांध रखा था और उसे खिलाता था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे हुए रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुख की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन घर की हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिन कर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और उसका छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। उसका छोटा सा बच्चा एक बांस की छड़ी से मंगल सिंह को मार रहा था। ध्यान दीजिएगा ये दृश्य को। जब मंगल सिंह बैलों को ले जाने लगा तब क्या हो रहा था? गिरधारी बैलों से सिमट करके, उसकी गर्दन पकड़ करके, फूट फूट करके, खुल करके रो रहा था। उसकी पत्नी सुभागी द्वार पर बैठे रो रही थी और उसका छोटा सा बालक एक बांस की छड़ी लेकर के मंगल सिंह को मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ खाया नहीं, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं चले गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो रोना धोना प्रारंभ कर दी। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम सुनाई दी। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर गई और उधर इधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। जहाँ पर बैल खाया करते थे वहीं पर वह सिर झुकाए खड़ा था। सुभागी बोल उठी, घर जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो?
आज सारा दिन कहाँ थे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। कालिका दिन वही जिसने खेत ले लिया है, वो हल लेकर के खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उसने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हैल बैल छोड़कर वहीं छोड़कर भाग गया। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट की भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून की तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन उसका गांव में कुछ भी आदर नहीं है। वह अब मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्तों की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती है। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता था। खेतों का रास्ता बंद हो जाता था रात होने के बाद। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। तो ये था कहानी बलिदान। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।